नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी नारकोटिक्स की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स की टीम ने पकड़ा है 6160 किलो डोडा चूरा। ड्रग माफियाओं के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है मध्य प्रदेश में। नारकोटिक्स की टीम को एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर नरसिंहगढ़ टोल नाके पर डोडा चूरा ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है नारकोटिक्स की टीम ने। चित्तौड़गढ़ के पास ये ट्रक पकड़ा है जिसमें 308 पैक्स में 6160 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। राजस्थान पासिंग का ये ट्रक बताया जा रहा है। खबर पन्ना से है, जहां थाना प्रभारी और हवलदार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। देवेंद्र नगर टीआई ज्योति सिंह सिकरवार और हवलदार अमर सिंह 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आरक्षक मौके से हालांकि फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एफआईआर में नाम काटने के एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी। सागर लोकायुक्त की टीम की ये कार्रवाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल यानी 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी ने चुनावी वर्ष में होने जा रहे इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दे पर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया। मोहन मरकाम ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष चाहे ध्यान आकर्षण लाए या स्थगन प्रस्ताव, सरकार हर हमले का जवाब देने को तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हल्ला करेगी क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर रायपुर से है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। बैठक के बाद उनका कहना है कि कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं के मामले में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया जाएगा। काम रोको कर चर्चा कराए जाने की मांग करेंगे। वहीं सरकार से हर मुद्दे पर जवाब लेंगे। विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्याएं, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है
किसानों की समस्या को लेकर के हम स्थगन लाने वाले हैं, विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारी अधिकारी पिछले 2 महीने पहले इस प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और अधिकारियों ने मिल करके पूरे प्रशासन को ठप किया था नियमितीकरण की मांग को लेकर के। लेकिन आज भी 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी यह सरकार अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है उनकी मांगों पर आज भी वह गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, किसी प्रकार की सार्थक पहल नहीं कर रही है। इस विषय को हम विधानसभा में स्थगन के माध्यम से लाने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं फोन पर। अवधेश, मुद्दे निर्धारित कर लिए गए हैं, देखने वाली बात होगी कि इन मुद्दों पर क्या चर्चा होती है, कितना हंगामा होता है। बिल्कुल, देखिए हंगामा होना तो तय है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी साल में छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुका है, इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले बीजेपी अपनी खोई हुई जनाधार को सड़क से लेकर सदन तक जगाना चाहती है। एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है कि कल से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है और इसमें बीजेपी ने जो मुद्दे चिन्हांकित किए हैं, न केवल आरक्षण बल्कि नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि बीते समय कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे लेकर लगातार आंदोलन भी प्रशस्त धरातल पे देखने को मिला, लेकिन अब बीजेपी इस पे स्थगन के माध्यम से चर्चा करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है और इस मुद्दे पे वो एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है। शायद यही वजह है कि लगातार पहले बीजेपी ने सड़क पे उतर के इन कर्मचारी अधिकारियों का साथ दिया और अब सदन में इनके मुद्दों को उठा के वो उस वर्ग में प्रवेश करना चाहती है। तो कुल मिलाकर सुमित यही है कि चुनावी साल है, चुनावी साल पे बीजेपी कोई भी मुद्दा चूकना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि ऐसा कोई भी मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हो, जिसमें बीजेपी को राजनीतिक तौर पे लाभ हो, प्रदेश की स्थितियों में बेहतरी हो, इसलिए वो तमाम मुद्दों को लेके सदन में जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पे भी चर्चा कर ली गई है। क्वांटिफाइबल डेटा को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार को उसे पटल पे रखना चाहिए जिससे आरक्षण निर्धारित हो सके। तो तमाम मुद्दे चिन्हांकित कर लिए गए हैं। कल ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ये तो तय है कि जिस तरह से तैयारियां की गई है, जो टिप्स दिए गए विधायकों को, उस पे हंगामा होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे और जिस तरह से सरकार जवाब नहीं देती है वो इस बार जवाब लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बिल्कुल अवधेश, ये साल चुनावी साल है और ये सत्र विपक्ष के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मौके होते हैं जब विपक्ष को आवाज बुलंद करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। देखिए, सड़क पे बीजेपी लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रही है। सदन एक ऐसा स्थान है जहां पे मुद्दों को लेके घमासान देखने को मिला। अब बीते 2-3 सत्र की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। पहले मुद्दों पे मतभेद जो था वो बीजेपी के भीतर भी दिखाई पड़ता था, लेकिन बीते 2-3 सत्रों से जो बीजेपी है वो एक साथ करके सरकार को घेरने में सफल होती नजर आ रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। तो इस बार भी यही है कि चुनावी साल है तो बीजेपी और तेजी से और आक्रामकता के साथ सदन में पहुंचेगी। अब इसी बात की जो तैयारी है, आज तकरीबन 2 घंटे तक जो बंद कमरे में बैठक चली, तो उसी आक्रामकता को लेकर मुद्दे वही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे साल 2019 हो या साल 2022-23 हो, मुद्दे कमोबेश वही होते हैं, लेकिन मुद्दों को लेके सदन में क्या रुख होना चाहिए, आक्रामकता कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसी चीजों की जो रणनीति है वो बंद कमरे में बनाई गई है, जो कल से दिखाई पड़ने वाला है विधानसभा के सत्र में। बिल्कुल ठीक बात कही अवधेश आपने कि मुद्दे वही होते हैं, लेकिन मुद्दों पर किस तरीके से बात रखनी चाहिए वो निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर से खबर है, नक्सल इलाके से लापता हुए हैं 4 लोग। 4 दिसंबर को गोरना से ये सभी लापता हुए। 8 दिनों से इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। नक्सलियों के जरिए अपहरण की आशंका जताई जा रही है, जिससे परिजन उनके परेशान हैं और सकुशल वापसी की गुहार वो लगा रहे हैं। काम करने जाते थे सुकमा से किस टाइप का काम चल रहा है? डोजर जेसीबी है, उसको लेके जाते थे, ऐसी काम वाम करवाते थे। तो इसके कभी नहीं होता था, कुछ दिन नहीं आते थे, लेकिन फोन से बात हो जाता था। तो जैसे कि अभी नहीं आ रहा था, किस प्रकार की चिंता, क्या अपील करना चाहोगे आप? कहीं भी रहे, कहीं से भी मतलब पता चल जाए, कहीं भी रहे तो हमारा सही सलामत रहे और उनको हमारी आवाज़ चले जाए तो कहीं भी रहने से आ जाए।
आज रविवार आज के दिन से सुबह बात हुआ था, शाम से नहीं पता चला, फोन बंद बताया, बस काम के उसमें निकले थे। इसमें ये है, ये बहन जो है, इस बहन के पति पिछले आज रविवार है, पिछले रविवार को यानी एक हफ्ता हुआ है, ये इस बहन के पति और ये बहन के पति, ये इन दोनों के मतलब बहनों के पति को और उनके साथ और 2 लोग यानी 4 लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो एक दौरना ऐसा कोई है, गरना ऐसा बीजापुर गंगालूर साइड, वहाँ से ये लोग अपने रोड काम के लिए जो भी के लिए गए थे, वहाँ से अब लापता हो चुके हैं। नए साल के पहले दिन दुर्ग जिला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी में 14वीं ब्रांच पर दबिश दी। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 14 नग मोबाइल फोन के साथ लाखों के लेन देन का खुलासा हुआ। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने 4 दिन में 25 लाख का लेन देन किया था, जिसमें से 13.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। उन्होंने युवाओं से इस प्रकार के लेन देन में नहीं फंसने की अपील की। प्रदेश के बालाघाट जिले से महादेव ऐप का एक ब्रांच जो रन कर रहा था पिछले 4 दिनों से, उसको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 6 लोग पकड़ाए हैं, 3 लैपटॉप और 14 मोबाइल पकड़ाए हैं। इनके पास एक बुकलेट मिला है जिसमें कि डेली का कितना पैसा जमा होता है, कितना ये खेलने वालों को वापस करते हैं और कितना शुद्ध इनका प्रॉफिट है, लॉस है। तो ये मालूम चला कि नियरली इनका 60% जो ट्रांजैक्शन का है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। करीब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट पिछले 4 दिन में हुआ था, जिसमें कि इन्हें 13.5 लाख का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि एक महीने में यदि इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं करीब 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एक ब्रांच से एक महीने में होता है। साल में 10 से 12 करोड़ का प्रॉफिट मान के चले। ये ब्रांच नंबर 191 था, इनके जो बुकलेट में लिखा हुआ था। इससे मालूम चलता है कि देश में कम से कम 190 के करीब ब्रांचेस कम से कम हैं। बालाघाट के साकरी टोला इलाके में अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नक्सलियों की साजिश भी हो सकती है। वो मुखबिरी के शक में बुजुर्ग की हत्या करवा सकते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि असलियत आखिर है क्या। ये ग्राम साकरी टोला में पार्वती बाई हैं। इनके जो जेठ हैं सदाराम सिरसाम, इनका शव हमें वहाँ पर प्राप्त हुआ है। जिस सूचना पे हम तस्दीक करने के लिए गए थे, तो इनके जो है सिर पर किसी फायर आर्म के माध्यम से जो है चोट कारित करके उनकी हत्या की गई है। अब ये किन उद्देश्यों की वजह से की गई है अभी स्पष्ट नहीं है। नक्सली ने की है या अज्ञात सिविलियन लोगों ने की, इसके संबंध में भी अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी हम इसमें जो है साक्ष्य जुटाकर जो है कार्रवाई होगी वो करेंगे और तब हम स्पष्ट बता पाएंगे कि ये घटना किन लोगों ने की है। इंदौर में 13 साल बाद हुई विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल और प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसमें शोक प्रस्ताव और मजहबी कट्टरता की चुनौती से निपटना शामिल है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा कि लव जिहाद से जुड़े विषय पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से लव जिहाद से जुड़े मामलों में थानों में FIR दर्ज कराना है और कैसे इसका कानूनी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को लेकर 7 राज्यों में कानून बना है। हमने बाकी राज्यों और केंद्र सरकार से इस बारे में कानून बनाने के साथ ही CRPC और IPC में संशोधन करने को कहा है। बौद्धिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इस देश को और विश्व भर को मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद की ये भावना विश्वव्यापी है। किसी ने कार्टून बनाए तो उसकी समुद्र के किनारे हत्या कर दो और कलकत्ता में और देश के बाकी हिस्सों में भी लाखों की संख्या में जुलूस निकालो। बाकी समाज के अधिकारों को स्वीकार न करके खुद दारुल इस्लाम बनाने की चेष्टाओं को वैचारिक स्तर पर भी मुकाबला करना पड़ेगा। मुसलमानों में भी जो नेतृत्व गंभीर है उसको भी एजर्ट करना चाहिए और जनमत में उसको समझाना चाहिए कि ये जिहाद का रूप स्वीकार्य नहीं है।
नए साल के आगाज के मौके पर ग्वालियर पुलिस द्वारा बदमाशों से मुकाबला करने वाले बहादुर नागरिकों का सम्मान किया गया। एसपी ऑफिस में आयोजित हुए कार्यक्रम में एसएसपी अमित सांघी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिल्वर स्टेट में बदमाशों से भिड़कर हाथ में गोली लगने के बावजूद घायल हुए डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा दिखाई गई बहादुरी के चलते उन्हें पुलिस टीम ने सम्मानित किया। तो वहीं ग्वालियर के किला गेट क्षेत्र में हथियार लेकर दुकान पर पहुंचे बदमाशों से भिड़ने वाले पिता पुत्र को भी पुलिस की टीम ने सम्मानित किया है। उपेंद्र आपको उम्मीद तो होगी कि मिल जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल उम्मीद थी। अभी दूसरा लिया कि नहीं? आप नहीं लिया? चलिए, तो आपको उम्मीद थी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ अहमदनगर के शनि धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने दौरान भगवान शनि को तेल चढ़ाया, अभिषेक किया। दरअसल हर नए साल पर सीएम शिवराज शिरडी और शनि शिंगणापुर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पहले उन्होंने साईं दरबार में हाजिरी लगाई और उसके बाद शनि शिंगणापुर पहुंचे। वहीं गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह दतिया पहुंचे और सुबह पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए हैं। इसके बाद किला चौक पर वो साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। गृहमंत्री ने इस दौरान खुद साइकिल चलाई और कहा कि हॉकर्स बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको साइकिल भेंट की जाए। जी सर, हमारे हॉकर भाई सुबह 5 बजे 6 बजे से मांगते हैं। कोरोना काल में भी हमको ताज़ा खबर तो यही पहुंचाते थे। लॉकडाउन की भी इन्हें छूट रहती थी और इनको सभी चीज़ों की छूट रहती थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनको साइकिलें भेंट की जाए, इसलिए सारे हॉकरों को हमने नई साइकिलें भेंट कर दी। धार के बड़केश्वर महादेव मंदिर परिसर में लोक कला संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सांसद सुमित सिंह सोलंकी, सांसद गुमान सिंह डामोर, सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और जनजाति लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। आज यहाँ लोक कला महोत्सव का एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। बड़केश्वर महादेव का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पूरे जनजाति समुदाय के हमारे सभी भाई बहन सारे लोग आप देख रहे हैं कि अब चाहे ढोल बजा रहे हों, चाहे और वादन यंत्र हों, उन पे एक उत्साह का एक वातावरण है और एक कला का अवसर भी उनको मिलता है प्रदर्शित करने का। नए साल के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बमलेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली की कामना लेकर माता के दर्शन करने के लिए वो आए हुए हैं। इसका पहला दिन माई जी के दरबार में माथा टेकने हम लोग डोंगरगढ़ आए हैं। बमलेश्वरी माता जी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली, समृद्धि, शांति की मनोकामना लेकर आज माई जी के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, खुशहाल हो, यही मनोकामना माई जी के दर्शन करके मनोकामना हमने की है। छत्तीसगढ़ राज्य, क्योंकि हमने देखा दो साल 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण हम सब दर्शन नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं 2023 में ऐसी विपदाएं छत्तीसगढ़ में ना आए, देश में ना आए, माई जी से हम लोग यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। विधायक गुलाब कमरो का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ी गाने पर युवाओं के साथ जमकर थिरके हैं विधायक गुलाब कमरो। नए साल के जश्न में उन्होंने गाना भी गाया। गणाए खिले करम डारा, खिला खिला गणाए खिले करम डारा।
वहीं कोंडा गांव में नए साल के जश्न की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कोंडा गांव से यहां नए साल पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरछेरा का रंग देखने को मिला। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिकों ने छेरछेरा का डांस कर लोगों का मन मोह लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता किस तरीके से लगा रहा। अलग अलग शहरों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जांजगीर चांपा, मुंगेली, धमतरी, अंबिकापुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार। तो नए साल के पहले दिन भक्त मंदिर पहुंचे। बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर नजर आई। सभी ने पहले दिन की शुरुआत, साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से की है। सुख, समृद्धि, खुशहाली की मनोकामना करते हुए साल के पहले दिन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के लोगों ने। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नए साल का आगाज हो गया है। नए साल के मौके पर लोगों ने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से की। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं सतना में मैहर माता के मंदिर में, शारदा माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदसौर में पशुपतिनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मां बगलामुखी के मंदिर में आगर मालवा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। देश भर में लोग नए साल की शुरुआत देवालयों में देव आराधना से करते हैं और इसी को लेकर भगवान महाकाल के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती में सुबह 4 बजे शामिल हुए। मंदिर के कपाट खोलने के बाद भगवान महाकाल को जल से स्नान करवाया गया। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ। भगवान महाकाल को रजत त्रिपुंड त्रिशूल के साथ साथ मोंगरे और ड्राई फ्रूट्स की माला अर्पित कर राजा स्वरूप में उनका अद्भुत श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार हुआ और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी है, जो कि देर रात 11 बजे तक लगातार चलता रहेगा। साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। महाकाल की बहुत कृपा है। हमने देखा है कि दिन पर दिन जितना परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और वो महाकाल की ही कृपा है कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी एक डिजिटल का कुछ चलाते हैं, उस पे महाकाल की बड़ी कृपा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंदसौर में नए साल के मौके पर श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर भगवान से शांति, सुख, समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। नए साल पर भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। सतना में मैहर वाली माता के दर पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेकने, नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए उनके दर पर पहुंचे। मैहर शहर को नववर्ष पर दुल्हन की तरह सजाया गया और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी। सुबह करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त मैहर त्रिकुट पर्वत पर दर्शन करने के लिए पहुंचे और भक्तों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में नए साल को लेकर सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे और लोगों की भीड़ इस कदर रही कि 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखने को मिली।
नए साल की शुरुआत के साथ ही आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया, आकर्षक श्रृंगार किया गया मां का, और सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लाइन, लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। नए साल के मौके पर अंबिकापुर के ऑक्सीजन पार्क में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शहरवासियों को ये सौगात दी। उन्होंने कहा कि शहर में जगह का चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वन विभाग ने ऑक्सीजन पार्क में जगह दी और इसे यहां लगवाया। इसकी देखरेख का जिम्मा भी वन विभाग के पास होगा। बैतूल में बेटियों के महत्व को बताने के लिए एक अच्छी पहल देखने को मिली है। बैतूल के जिला अस्पताल में 31 दिसंबर 2022 की रात 12 बजे से 1 जनवरी 2023 की दोपहर तक जन्मी 24 बेटियों को सोने और चांदी के लॉकेट देकर सम्मानित किया गया। बेटियों के जन्म पर एक सकारात्मक माहौल बने, इसके लिए बैतूल में एक टीम सक्रिय है, एक्टिव है, जिसमें शिक्षक, व्यापारी और समाजसेवी शामिल हैं। ये टीम साल के पहले दिन जन्म लेने वाली बेटियों को सोने और चांदी के लॉकेट देकर उनका सम्मानजनक स्वागत करती है। भिलाई से खबर है, जहां पर बड़ा हादसा टल गया है। कबाड़ से भरा ट्रक रिहायशी इलाके में घुस गया। करीब आधा दर्जन वाहनों को रौंदता हुआ ये ट्रक रिहायशी इलाके में घुसा है। क्षेत्र में हड़कंप मच गया है ट्रक के घुस जाने से। भिलाई के खुर्सीपारा क्षेत्र की घटना है। लोगों ने ट्रक को घेरा है। चालक अत्यधिक नशे में पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर दिया। खुर्सीपारा थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर, कबाड़ से भरा ट्रक रिहायशी इलाके में घुस गया। करीब आधा दर्जन वाहनों को रौंदता हुआ ये ट्रक रिहायशी इलाके में घुस गया और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है ट्रक के घुस जाने से। भिलाई के खुर्सीपारा क्षेत्र का ये मामला है। लोगों ने ट्रक को घेर लिया था और जो ट्रक का ड्राइवर है वो नशे में, अत्यधिक नशे में पाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर दिया है। खुर्सीपारा थाना पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, थोड़ी देर पहले की ही घटना है कि 4 लेन से ही लगा हुआ ये क्षेत्र कहलाता है खुर्सीपारा का, जहां पर एक चालक जो है, ट्रक ड्राइवर जो नशे में था काफी, वो रिहायशी इलाके में लेकर घुस गया और वो ऐसे चला रहा था जैसे कि कोई हाईवे में गाड़ी चला रहा हो, और उसने एक के बाद एक कि वहां पर खड़े हुए कई वाहनों को रौंद दिया। गनीमत ये रही कि कोई इंसान उसके नीचे नहीं आए, अन्यथा कई बड़ी घटनाएं हो सकती थी, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। रौंदता हुआ ट्रक आगे बढ़ा और एक गली में जाकर फंस गया। इतनी घटना होने के बाद में ट्रक को लोगों ने घेर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई, जब चालक को उतरवाया गया तो वो काफी अत्यधिक नशे में पाया गया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने फिलहाल ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
और एक बड़ी घटना जो हो सकती थी वो फिलहाल गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, अन्यथा कई जानें इसमें जा सकती थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये ट्रक घुसा है वो काफी घनी बस्ती वाला क्षेत्र है, खुर्सीपार का क्षेत्र कहलाता है, जहां पर इतनी घनी बस्तियां हैं कि वो कई सड़कों पर काफी लोगों का आना जाना रहता है। तो गनीमत फिलहाल ये है कि अभी किसी की जान नहीं गई है और कई वाहन इसमें क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, कई वाहनों को, दर्जनों वाहनों को रौंदता हुआ ये ट्रक रिहायशी इलाके में घुसा है, तो क्या किसी को भी चोट नहीं आई इस हादसे में? देखिए, जो जानकारी मिली है अभी किसी को वही कह रहा था मैं कि गनीमत ये रही कि उसके नीचे कोई नहीं आया, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। काफी गलियां वहां पर है और उसी गली में वो निकला हुआ था। उस क्षेत्र में एक वाहन जरूर खड़े थे, लेकिन वाहनों में कोई बैठा नहीं था, तो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये कैसे घुसा, वो कहाँ जा रहा था, क्या हुआ, वो नेशनल हाईवे को छोड़कर अंदर क्यों घुसा, ये सब जांच का विषय है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। फिलहाल जो चालक है वो काफी नशे में है और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।